पाठ 11। यह भूगोल का तीसरा पाठ है जिसका नाम है भारत जल संसाधन। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है। आप लोग भी इस वीडियो को जैसे देखेंगे किताब लेकर बैठेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर एक प्रश्न लिख लेंगे, जल की संकल्पना। जल की संकल्पना समझाइए, जो आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर ये पैराग्राफ शुरुआत किया जाता है। जल है तो जीवन है, जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल संसाधन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस लाइन से आपको, इस पंक्ति से आपको पता चल गया होगा कि जल हमारे जीवन के लिए, अर्थात मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सभी के लिए जल काफी महत्वपूर्ण है और जीवन की कल्पना जल के बिना पृथ्वी पर करना संभव नहीं है। इसीलिए इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं माना गया। इसके उपयोग की सूची बहुत ही लंबी है। समग्र सजीव सृष्टि भी जीवन टिकाए रखने के लिए जल का ही उपयोग करती है। किसी भी देश की समृद्धि का आधार हो, यानी उसके विकास का आधार हो, समृद्ध बनाने का आधार हो, उसकी कृषि और उसमें उपयोग किए जाने वाले जल पर ही होता है। ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व की कोई भी संस्कृति का विकास हुआ है तो वह नदी के किनारे ही संस्कृति का विकास देखने को मिला है। जल की विशेष आवश्यकता पीने में, घरेलू कार्यों में एवं उद्योगों में रहती है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं विकास के कार्यों में जिस तेजी से जल राशि का उपयोग हो रहा है उसी तरह जल की तंगी खड़ी होती जा रही है। तो ये आप लोगों ने देखा जल की संकल्पना। ये आप देख रहे हैं कि किताब में निशान लगे हुए हैं, निशान भी कर सकते हैं और जगह जगह पर ये पैराग्राफ बनाया गया है, ब्रैकेट यहाँ पर घेर दिया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि प्रश्न का उत्तर लिखते समय हमें एरो बनाना है, पॉइंट बनाने हैं, ताकि हम प्रश्नों के उत्तर को सही ढंग से समझा सके और हमें पूरे नंबर प्राप्त हो सके। अब अगला टॉपिक हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है जल स्रोत। जल स्रोत के मुख्य 3 प्रकार है। प्रथम वृष्टि जल, जिसे वर्षा का जल भी कहते हैं। दूसरा भूपृष्ठीय जल, जो पृथ्वी की सतह पर होता है। तीसरा भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर होता है, पताल में, उसे कहते हैं भूमिगत जल। तो जल स्रोत के मुख्य कितने प्रकार हैं? 3। प्रथम वृष्टि जल, द्वितीय भूपृष्ठीय जल और तृतीय भूमिगत जल। हम सर्वप्रथम वृष्टि जल का परिचय प्राप्त करते हैं। वृष्टि जल, पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत वृष्टि है। वृष्टि अर्थात वर्षा। यह आपको विकल्प में भी पूछा जाएगा। पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत क्या है? वृष्टि। नदी, सरोवर, झरने और कुएं ये गौण स्रोत हैं, अर्थात पृथ्वी पर जल संसाधन का मुख्य स्रोत, यानी पृथ्वी पर पानी का मुख्य संसाधन किससे मिलता है? वर्षा से। नदी, सरोवर, झरने और कुएं में जो पानी मिल रहा है वो इसी वृष्टि के ही ऊपर आधारित है। अगर बरसात नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, वर्षा ऋतु नहीं आएगी तो नदी, सरोवर, झरने और कुएं में पानी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वृष्टि को मूल स्रोत कहा गया है, जबकि नदी, सरोवर, झरने और कुएं को गौण स्रोत कहा गया है। मतलब सेकंड रैंक इसे दिया गया है, सेकंड सब्स्टिट्यूट के नाम से जाना जाता है। ये सभी स्रोत, देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि वृष्टि मूल स्रोत है, जबकि नदी, सरोवर, झरने, कुएं इस पे आधारित है। इसलिए वाक्य दिया ये सारे स्रोत वृष्टि के ऊपर आभारी है। अब दूसरा मुद्दा हम लोग समझने जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा आता है भूपृष्ठीय जल। भू मतलब भूमि, पृष्ठ मतलब सतह, भूमि के ऊपरी सतह। भूपृष्ठीय जल, पृथ्वी की सतह का जल, पृथ्वी की सतह का जल नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरनों इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। यह भूपृष्ठीय जल है। पृथ्वी का सतह का जल हमें कहाँ दिखाई देता है? नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरनों इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। यह भूपृष्ठीय जल है।
अब तीसरा परिचय लेते हैं जिसका नाम है भूमिगत जल। तीसरा मुद्दा शुरुआत करने से पहले हम यहाँ एक लाइन ऐड करेंगे, लिखेंगे नदियां भूपृष्ठ जल का मुख्य स्रोत है। जिसके पास नई पुस्तक होगी उसमें ये लाइन दी गई है, लेकिन पुराने पुस्तक में ये लाइन नहीं छपी है। ये भी आपको विकल्प में आएगा कि भूपृष्ठ जल का, भूपृष्ठ का या भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप बताओगे नदियां। तीसरा मुद्दा है भूमिगत जल। मुख्य जल स्रोतों में भूमिगत जल का स्थान महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ जल के अवशोषण से, मतलब जो भूमि जमीन के अंदर पानी का शोषण करती है, जिससे भूमिगत जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल राशि कैसी है, अमर्यादित है। यानी भूमि के अंदर जो पानी शोषित करके अंदर जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। और भूमिगत जल का जो स्रोत है, राशि है, जो भंडार है, वो काफी अधिक अमर्यादित है। भारत के उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल पाया जाता है। ये सभी चीजें आप यहाँ पे ब्रैकेट बनाते जाएंगे, घेरते जाएंगे, ताकि लिखते समय मेरो बना सके। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है। दक्षिण भारत जहां पर पठारी प्रदेश है और जहां पर पर्वतीय क्षेत्र, इन जगहों पर भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है, क्योंकि इनके अंदर भूमि के नीचे काफी पथराव होते हैं, पथरीली जमीन होती है, जिसके कारण उसे तोड़ना काफी कठिनाई पूर्वक काम होता है। इसलिए यहाँ पर भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है। जबकि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब का उपयोग ज्यादा किया जाता है। अंतिम में, पाठ के अंतिम में इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसमें हम उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है। भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। तो हमने देखा 2 नंबर का प्रश्न। पहला प्रश्न था जल की संकल्पना समझाइए। एरो बनाकर ही लिखना है। सभी बच्चों से मेरा नम्र निवेदन है, एरो बनाकर ही लिखें, ताकि एक एक लाइन सामने वाले को समझ में आए, यानी चेक करने वाले शिक्षक को समझ में आए और वो सही प्रश्नों का उत्तर देखकर आपको सही नंबर प्रदान कर सके। दूसरा, हमने 2 नंबर का प्रश्न हल किया जल स्रोत। जल स्रोत के मुख्य 3 प्रकार थे, वृष्टि जल, भूपृष्ठ जल, भूमिगत जल, और ये तीनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ये तीनों में से कोई एक भूमिगत जल का महत्व समझाइए, तो आप भूमिगत जल का महत्व में ये लाइन आप बता सकते हो एरो बनाकर। चलिए अगला हम लोग टॉपिक लेते हैं जल संसाधन एवं उसका उपयोग। जल संसाधन एवं उपयोग, सिंचाई। जल संसाधन एवं उपयोग में सर्वप्रथम नाम आता है सिंचाई, जो आपको ये पूरा पैराग्राफ एक एक वाक्य प्रश्न उत्तर से भरा पड़ा है, विकल्प के रूप में काम आएगा। भारत में लगभग 84% जल सिंचाई के लिए उपयोगी है। उदाहरण के रूप में 1 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन करने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो आप ये देख रहे हैं 2 विकल्प तैयार हो गए। धान, पटसन एवं गन्ना की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, तीसरा विकल्प हो गया। प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता रहा है, चौथा प्रश्न हो गया। कावेरी नदी में से ग्रांड एनीकट नाम से प्रसिद्ध नहर का निर्माण 2री सदी में हुआ था। 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वीय यमुना नहर का निर्माण किया गया था। तो देखा आपने पहले ही पैराग्राफ में आपके ढेर सारे एमसीक्यू के प्रश्न बन गए। अब मैं दूसरा पैराग्राफ शुरुआत कर रहा हूं, जो 2 नंबर का प्रश्न है। दूसरा पैराग्राफ 2 नंबर के प्रश्न में आएगा, भारत में सिंचाई के मुख्य माध्यम बताइए। तो भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम है। प्रथम, कुआं एवं ट्यूबवेल। कुआं आप सभी लोग परिचित हो। ट्यूबवेल मतलब होता है कुएं के अंदर ही बोरिंग करके पंप को नीचे डाला जाता है भूमिगत जल निकालने के लिए, उसे ट्यूबवेल कहते हैं। नहर से भी परिचित हो, तालाब से भी परिचित हो। तो भारत में सिंचाई के मुख्य कितने माध्यम है? कुआं एवं ट्यूबवेल, नहर और तालाब।
अब मैं अगली लाइन जो बताऊंगा कि इसमें तीनों में से मुख्य माध्यम कौन सा है, तो सीधी सी बात है, आप पहले नंबर पे तो मुख्य माध्यम यही होगा। इनमें से कुआं एवं ट्यूबवेल सिंचाई के मुख्य माध्यम है, जो आपको विकल्प में भी पूछा जाएगा। नहर एवं तालाब क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं, जैसे यहाँ दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि नहर का उपयोग कहाँ होता है, तालाब का उपयोग कहाँ होता है, कुआं एवं ट्यूबवेल का उपयोग कहाँ होता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण लाइनें होगी, एरो बनाकर ही लिखना है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ये शब्द एरो बनाकर ही लिखना है और आपको एक एक वाक्य और विकल्प में भी काम आएगा। तो सर्वप्रथम नहरों के बारे में पढ़ते हैं। नहरों द्वारा सतलज, यमुना एवं गंगा के विशाल मैदानों तथा पूर्व के तटीय मैदानों में स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेशों में होती है। तो आपने देखा नहर के द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, सतलज, यमुना, गंगा के विशाल मैदान में, पूर्व के तट मैदानों में स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के मुख्य त्रिकोण। मुख्य त्रिकोण का मतलब होता है जहां पर नदियां जाकर अनेक धाराओं में परिवर्तित हो जाती है, अलग अलग एक साथ जाके पानी न गिरा के अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाना, उसे मुख्य त्रिकोण प्रदेश के नाम में जाना जाता है। तो नहरों का उपयोग देख लिया। अब कुआं एवं ट्यूबवेल काप के मैदानों में सामान्य है। काप के मैदान अर्थात जहां पर समतल मैदान है, उपजाऊ जमीन है, वहां पर कुएं और ट्यूबवेल का उपयोग अधिक होता है। तीसरा का देख रहे तालाब। तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई पूर्व एवं दक्षिण के राज्यों में अधिक होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, पूर्व और दक्षिण के ही राज्य क्यों? तो अब ये भी मैंने जल स्रोत का तीसरा मुद्दा बताया था, भूमिगत जल, और उसकी अंतिम लाइन बताई थी कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश, अर्थात दक्षिण के राज्यों में पठारी प्रदेश होने के कारण वहां पर भूमिगत जल का उपयोग कम होता है, जबकि वहां वर्षा का प्रमाण अधिक है और जमीन पथरीली होने के कारण वहां पानी भूमि के अंदर अवशोषित नहीं होता, जिसके कारण बड़े बड़े तालाब का निर्माण होता है। इसलिए तालाब का उपयोग पूर्व एवं दक्षिण के राज्यों में अधिक होता है। तो आपने देखा जल संसाधन एवं उपयोग, पहला जो पैराग्राफ आपने लिया सिंचाई का पूरा एमसीक्यू और एक एक वाक्य था। दूसरा हमने 2 नंबर का प्रश्न पढ़ा, भारत में सिंचाई के मुख्य माध्यम। तो 3 माध्यम थे, तीनों को आपको मैंने समझाया। तो जो भी आपको वीडियो जिस पार्ट का भेजा जा रहा है उससे आप सही ढंग से पढ़े, उसका पुनरावर्तन करें, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके।